अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 102 का लेक्चर नंबर 4 से 7 आज हम कवर करेंगे। तो इसमें हम स्टडी करेंगे फंक्शंस को और क्वाड्रेटिक्स को। डेफिनेशन है सबसे पहले मैपिंग क्या होती है। A mapping between two sets A and B is simply a rule for relating elements of one set to the other. A mapping is also called a relation. कहते हैं कि मैपिंग आपके पास ऐसे होती है जैसे आपको यहाँ पे दो सेट्स नज़र आ रहे हैं, यानी दो ओवल शेप्स नज़र आ रही है ना। तो इनको एक सेट को जब हम किसी दूसरे सेट के साथ रिलेट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैपिंग हो जाएगी। इसको हम रिलेशन बनाना भी कहते हैं। जैसे 1 जो है 5 से रिलेशन बना रहा है 4 7 से, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मैपिंग की जो है ना वो डेफिनेशन है। आगे आ जाता है आपके पास किस तरह के रिलेशंस होते हैं, उनकी कैसी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है 1-to-1 रिलेशंस। 1-1 रिलेशंस आर मैपिंग वेयर एवरी मेंबर ऑफ प्री इमेज इज मैप टू एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द इमेज। इसमें क्या कह रहे हैं, आपके पास जो है ना दो आपके पास सेट होंगे और दो सेट्स में ये जो 1 से लेके 5 तक आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं और दूसरे में 5 से लेके 9 तक। तो ये कहते हैं कि जब एक एलिमेंट यानी 1 एक एलिमेंट है वो दूसरे सेट के अपनी इमेज के साथ वो बना रहा है सेट 1 5 के साथ बना रहा है, लेट सपोज 2 जो है वो 6 के साथ बनाता है, 3 जो है वो 7 के साथ बनाता है। इस तरह से 1-to-1 रिलेशनशिप हम बनाते हैं, ठीक है। 1-1 रिलेशन ये मतलब है इसका। फिर आता है मैनी रिलेशंस, मैनी टू मैनी भी कह सकते हैं। आर द मैपिंग्स वेयर मैनी मेंबर्स ऑफ image are images of more than one number of pre-images and members of the pre-image are mapped to more than one image। इसका मतलब है कि दोनों साइड पे ज़्यादा जो है ना फंक्शंस आपस में रिलेशन बनाएंगे। जैसे एक जो वैल्यू है ना, एक एलिमेंट है, वो एक से ज़्यादा जो है ना अपनी इमेज के साथ जो है ना वो रिलेशन बना सकता है, ठीक है। फर्स्ट अगर अहमद है तो देखिए अहमद से 2 एरो जा रहे हैं, ठीक है। एक जा रहा है पेरिस, ठीक है, अहमद रिलेट कर रहा है पेरिस को भी और अहमद ही रिलेट कर रहा है साइप्रस को, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक फंक्शन एक से ज़ायद के साथ रिलेशन बना रहा है और फिर देखिए दूसरी साइड पे जो है वो एक ही एलिमेंट अपने ही साथ प्री इमेजेस बना रहा है। जैसे आप देखें पेरिस है तो वो किसको रिलेट कर रहा है, पेरिस रिलेट कर रहा है अहमद को भी और अली को भी, ठीक है। ये ज़रा ना राइट किया हुआ है ना, ऊपर नीचे करके लिया हुआ है। तो आप पर इमेज के लिए पर पर्सन के लिए एक जो है ना वो इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए मैनी से मैनी मतलब एक से ज़्यादा का रिलेशन किसी एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ। फिर आता है मैनी टू वन। इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास जो है ना दो या दो से मेंबर्स जो है ना वो एक जो है ना वो एलिमेंट के साथ मैपिंग करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 2 या 2 से ज़ायद। अब बिलाल है, ठीक है, एला है, अज़ीज़ है, अगर ये हम 3 ले लेते हैं पर्सन। अब ये तीनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, 62 kg वेट है इनका। तो इसका ये मतलब है कि ये मैनी से 1 के साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो यही थी आपके पास मैनी टू 1 की रिलेशन की डेफिनेशन। आगे आता है 1-to मैनी रिलेशंस। 1-to मैनी रिलेशंस का ये मतलब है कि एक एलिमेंट आपके पास फर्स्ट सेट का होगा और वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा इमेजेस बना रहा है। जैसे 14 है वो इमेज बना रहा है पेन के साथ और नीडल के साथ, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ पेंसिल एंड नीडल। तो इस तरह से आप देखिए एक से ज़्यादा के साथ रिलेशन बना रहा है एक सेट। तो ये आपके पास होता है 1-to मैनी का रिलेशन। फिर आता है डेफिनेशन है मैनी टू 1 एंड 1-to 1 रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड फंक्शन। ऐसे रिलेशनशिप जहाँ ये ऊपर वाला जो मैनी टू 1 वाला था ये भी, और जो एक फंक्शन एक के साथ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है उसको भी हम फंक्शंस कहते हैं,
फिर नीचे कहते हैं द सेट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्री इमेज और इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अब आपके पास जो है ना वो सिंपली अगर समझाऊँ तो ये जो आपको फर्स्ट एलिमेंट नज़र आ रहा है ना, फर्स्ट सेट, ठीक है, तो ये आपके पास है डोमेन होती है। और यहाँ से जो एरो मूव कर रहे होते हैं दूसरी इमेज की तरफ, वो आपके पास रेंजेस होती हैं। यानी कि पहला वाला फंक्शन अगर ए है और दूसरा बी, तो ए हमारे पास डोमेन होती है और जिसकी तरफ एरो जा रहे होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है। ये वाली बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। फिर आपके पास आ जाती हैं कुछ एग्जांपल्स, आपने डोमेन और रेंज बतानी है तो वो कैसे बताते हैं। जैसे आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1, ठीक है। ऐसे में अगर आप देखें तो कहते हैं कि इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर आएंगे और रेंज जो है ना वो भी रियल नंबर आएंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके रियल नंबर्स ही आएंगे। जहाँ पे x लिखा हुआ है ना, आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी पुट करके देखें, पॉजिटिव भी करें। आप नेगेटिव और पॉजिटिव पुट करेंगे नंबर तो आप देखेंगे कि ये आपको जो है ना वो कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स ही जो है ना आंसर में देगा। तो ऐसी आपके पास होती हैं रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स हर तरह के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, कोशेंट जो है ना वो भी आ जाते हैं। फिर आपके पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, हर तरह के जो है ना वो नंबर्स रियल में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन और रेंज है वो रियल आ रही है। अगर आप नीचे वाले साइड को देखते हैं जी एक्स इक्वल्स टू 1/x-2, तो इसमें अगर आप x की जगह जो है ना वो 2 पुट कर दें तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में जो है ना वो 0 आ जाएगा। तो 1/0 जो है ना वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इट मीन्स कि आपका ये केस अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, इसलिए हम कह रहे हैं कि x जो है ना वो छोड़ के 2 को, ये देखिए लिखा हुआ है ना r माइनस ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस में 2 लिखा हुआ है। तो इसका यही मतलब है कि आपके पास r को छोड़ के बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी डोमेन, ठीक है। और रेंज आपके पास सारे रियल नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो है ना वो डोमेन, जो हमारे पास डोमेन के आंसर आते हैं ना उन्हीं को हम दोबारा जो है ना x की वैल्यू में पुट करके रेंज फाइंड करते होते हैं। क्या मैंने कहा है? मैंने कहा है जो आपके पास डोमेन पुट करने से आंसर आते हैं ना उन्हीं को अगेन आप आंसर्स को अगेन क्वेश्चन में पुट करते हो तो फिर आपके पास रेंज आती है। तो रेंज हमारे पास सारे रियल नंबर्स आएंगे। डोमेन में हमने 2 को लेस कर दिया हुआ था ना, तो अब जितने भी वैल्यूज़ आपके पास आएंगी वो रियल नंबर्स आपके पास रेंज में आएंगे। नेक्स्ट भी आपको अंडर रूट वाला जो ना वो केस पता होना चाहिए कि जब आपके पास स्क्वायर रूट हो तो आप क्या करते हैं, जो वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट के बीच में होती है उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। x-3 इक्वल्स टू 0 आएगा तो x इक्वल आ जाएगा 3 के। इसका मतलब है कि x जो है ना आपके पास 3 के बराबर होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये डोमेन में बताया हुआ है कि आपके पास x एक नंबर है जो कि रियल नंबर है, सच डैट x जो आएगा आपके पास यहाँ वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 3 के। क्योंकि अगर आप x जो है ना वो 3 से छोटा पुट करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। नेगेटिव जो है ना वो चीज़ अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। होप तो आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ। और रही बात रेंज की, तो रेंज जो है वो आपके पास शुरू होगी 0 से ग्रेटर देन या 0 के बराबर। वो क्यों? क्योंकि जब आप डोमेन में पुट कर लेंगे ना वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब 3 माइनस 3 क्या होता है? 0। यानी कि अंडर रूट में x की जगह आप अगर 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 0। इट मीन्स आपके पास जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होके तो आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 3, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट केस है, उसमें x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इन्होंने बोला है कि x+1 के ऊपर स्क्वायर है। जब आप डोमेन फाइंड करेंगे तो आपके पास सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। आप पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसका मतलब है डोमेन आपके पास रियल नंबर्स होंगे और रेंज जो आपके पास आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ था ना x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो आपके पास जो रेंज आएगी वो 2 से ग्रेटर देन ही आएगी या 2 के इक्वल, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेंज ये है।
इवन फंक्शन आपके पास क्या फंक्शन होता है? इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि आपने जो है ना किसी फंक्शन में एक्स की जगह ना माइनस एक्स पुट किया, लेकिन आपको जवाब में क्वेश्चन ही मिला, यानी कि बिल्कुल सेम वैल्यू ही आपके पास आंसर में आ जाएगी, तो वो इवन नंबर है, इवन फंक्शन है सॉरी। और आपके पास ऑड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो आपने जब फाइनल आंसर फाइंड किया तो बाहर आपके पास माइनस का साइन भी आएगा और बाकी क्वेश्चन सेम होगा। तो यही हमारे पास इवन और ऑड का फंक्शन है। यही बात थ्योरम में बताई हुई है कि आप जब एफ माइनस एक्स पुट करते हैं और वो एफ एक्स के इक्वल ही आ जाता तो इवन फंक्शन है, और जब आप एफ माइनस एक्स पुट करते हैं तो एफ एक्स आंसर आता है लेकिन उसके शुरू में माइनस आ जाता है, तो वो आपके पास ऑड फंक्शन होता है। फिर एग्जांपल दी हुई है इन्होंने इवन और ऑड फंक्शन की। देखिए अगर आप एफ एक्स है ना उसमें एक्स की स्क्वायर है ना फर्स्ट वाला, उसमें अब स्क्वायर ज़ाहिर है, अब आप माइनस वाली वैल्यू रखें, पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, आंसर आपको इसमें पॉजिटिव ही देना है। ठीक है, स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये इवन फंक्शन है। और देखिए एक्स की पावर 3 है, ये ऑड फंक्शन है। आप 3 ले लें, 5 ले लें, 7 9 ले लें, तो इस तरह से क्या होगा, एक्स का आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास ऑड फंक्शन हो जाएगा। फिर कुछ बताया हुआ रूल्स कि आप जो है ना आपके पास दो फंक्शंस है, एक्स को आप सेपरेट करते हैं दोनों के साथ, तो एफ एक्स वाला फंक्शन आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा और जी एक्स का आएगा। ये सम का रूल है। फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस कहते हैं माइनस को, एफ एक्स माइनस जी एक्स के इक्वल होती है ये वैल्यू। और अगर आपके पास एफ और जी है और दोनों आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप एफ को एक्स के साथ अलहदा कर देंगे, बीच में साइन कोई नहीं आएगा, जिसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लिया जा रहा है इनका, और जी एक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आ जाएगी ओवर की बात, क्वोशंट की बात, तो एफ ओवर जी एक्स है, तो एफ के साथ एक्स को अलहदा कर दें, ओवर का साइन लगाएं और जी के साथ एक्स को अलहदा। लेकिन जी एक्स जो है ना वो डिनोमिनेटर की वैल्यू है और वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और सॉरी नेगेटिव नहीं, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ओवर में ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। फिर आपके पास आते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट मतलब होता है आपके पास जो है ना फंक्शन के बीच में एक फंक्शन हो सकता है, यानी कि दो सेट्स मिलके जब आपके पास एक फंक्शन बनाते हैं ना, तो उसको हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास फंक्शन एफ और जी हो, ठीक है, तो आप फंक्शन एफ जो है उसमें जी वाले फंक्शन को पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वो आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। जैसे कहते हैं यहाँ पे एफ ऑफ जी लिखा हुआ है ना, वहाँ पे जी जो है ना आप पहले परफॉर्म करेंगे और बाद में उसका जो आंसर आएगा उसको एफ वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। बात समझ आ रही है? एफ ऑफ जी है ना, तो जो बाद में जी है ना, पहले जी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और बाद में एफ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ जी की वैल्यू को पुट कर देंगे। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे है, कंसीडर आपने करना है दो फंक्शन है, एफ एक्स 3x प्लस 2 है और जी एक्स जो है वो एक्स की स्क्वायर है, और आपने एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करने के लिए एफ है जो वो फंक्शन लेंगे, एफ को एज इट इज़ लिखेंगे और जहाँ पे जी एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एफ वाला फंक्शन जो ना वो है 3x प्लस 2। अब यहाँ पे जो है ना, देखिए ये वाला जो फंक्शन है ना एफ एक्स प्लस 2, अब यहाँ पे जहाँ पे x है ना, सिंपली इस x को रिप्लेस कर दें जी एक्स का जो एक्स स्क्वायर था ना उसके साथ। ठीक है, एफ वाले फंक्शन में आपने जी वाली वैल्यू को जब पुट कर दिया जहाँ जहाँ x आ रहा था, तो ये आपके पास एफ ऑफ जी एक्स बन जाता है। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या कहते हैं, रियल नंबर है आपके पास, एफ ऑफ जी इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक्स इज़ द डोमेन ऑफ जी वेयर जी इज़ इन द डोमेन ऑफ एफ। यही बात की जा रही है कि जब आप एफ वाले फंक्शन को एक्स में पुट जी में पुट करते हैं तो आपके पास डोमेन आ जाती है एफ की, और जब जी में आप पुट करते हो वैल्यूज़ एफ की, तो वो आपके पास डोमेन आ जाती है एफ की। फिर आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे जी एक्स दिया हुआ है √3 माइनस एक्स, आपने एफ ऑफ जी और एक्स अलहदा आपको दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो इसका यही मतलब है कि पहले आप एफ की वैल्यू एज इट इज़ रहने दें, एफ वाले फंक्शन में जी की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो इन्होंने की है ना
वो यही किया है कि एफ़ वाला फंक्शन जो है उसको एज इट इज़ रखा है और जी एक्स की जगह उसकी वैल्यू जो √3 - x था वो पुट किया है। अब जो एफ़ वाला फंक्शन है ना, उसमें जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है उस एक्स की जगह जी वाली वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए √4 माइनस और जहाँ एक्स था उसकी जगह मैंने जी की वैल्यू √3 - x को पुट कर दूँ अगर, तो फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है। फिर आपको ये बात बताई हुई है कि इन्वर्ट्स क्या होता है 1-to-1 फंक्शन का। जब आप इन्वर्ट्स लेते हैं ना, तो इन्वर्ट्स में फंक्शन जो एफ होता है उसके ऊपर पावर में -1 आ जाता है। ठीक है। और ये रिवर्ट्स होता है, जैसे एफ ए इक्वल्स टू बी है ना, तो अगर हम उसका इन्वर्ट्स लेंगे तो एफ बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो यही वाली बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। फिर आपके पास क्या आता है, अ फंक्शन if a function is to have an inverse which is also a function then it must be 1-to-1। इन्वर्स फाइंड करना है तो फंक्शन आपके पास 1-to-1 होना चाहिए। एफ ए इक्वल एफ बी के नहीं आ सकता अगर जो है ना ए बी के इक्वल ना हो। ये वाली बात बस बताई हुई है इसमें। बाकी आप देख लें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। आप कहते हैं एफ एक्स आपको गिवन किया हुआ है और एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर फॉर द फंक्शन टू बी 1-to-1। पहली बात कि फंक्शन इनवर्स फाइंड करने के लिए 1-to-1 होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि डोमेन जो है वो एक्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल हम 2 पुट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने y-3 जो था उसको इक्वल रख दिया x-2 का स्क्वायर के, जो कि हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है। यानी कि एफ एक्स की जगह y पुट किया और जो आपके पास +3 था पॉजिटिव दूसरी साइड पे जाके -3 हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लिए आपने फाइंड करके फाइनल जो आंसर है ना x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 + √y-3। अब आपने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, तो जहाँ पे आपके पास y था उसकी जगह x पुट कर देंगे आप। ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे आपके पास x था उसकी जगह आपने f इनवर्स x पुट किया और y जहाँ पे आ रहा था उसकी वैल्यू भी आपने x पुट कर दी। ठीक है। तो ये वाला जो है ना आंसर था, इतना ही। फिर आपके पास आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी शुरू से, जो है ना ये मैट्रिक में करवाई जाती हैं। फंक्शन आपके पास जो ax² + bx + c होता है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसमें a, b और c की वैल्यूज़ आपके पास कोफिशिएंट्स होती हैं और आपके पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी फॉर्म अ पैराबोला। तो ग्राफ आपके पास क्या होता है, जो बनता है ना वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का, उसको हम पैराबोला कहते हैं। वी विल हैव ईदर अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स। और जो ग्राफ होता है उसमें आपको पता है कि मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम होते हैं। देयर इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री विच विल डिवाइड द ग्राफ इनटू 2 हाफ्स। सिमेट्री लाइन जो होती है ना वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है आपके ग्राफ को। फिर ये बताया हुआ है कि आपके पास जो है ना फंक्शंस में a और c हों, तो अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपके पास ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है। अगर a नेगेटिव है तो आपके पास ग्राफ का जो कनकेव है वो अपवर्ड है। अगर c पॉजिटिव हो तो यूनिट्स अप है, c नेगेटिव यूनिट्स डाउन। तो ये आप एज MCQs याद रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इक्वेशन अगर आ जाती है x² - 2x = 0, तो आप इसको सिंप्लीफाइंड कर लें। पहले तो x दोनों में से कॉमन निकालें, x कॉमन निकल जाएगा तो x - 2 बचेगा। x को सेपरेटली 0 के इक्वल रख दें और x - 2 को सेपरेटली। फिर x - 2 था इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल आ जाएगा 2 के, यानी कि x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक 0 और एक 2। ठीक है। बाकी ये फंक्शन भी ऐसे बताया मैं, आपने सिंपल फैक्टराइज कर लेना है इनको। ये फंक्शन है x + 6x = -3 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ तो विद दी हेल्प ऑफ कर लें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन के। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट है वो ये वाला फार्मूला है जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, -b + -√b
b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आप इस फार्मूले को याद रखें, पेपर में अगर कहते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू करें तो फैक्टराइज कर दें फंक्शंस को, अगर कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके करें तो फिर आपको वैल्यूज़ दी होंगी। पहली वैल्यू जो आपके पास x² की होती है वो 1, देखिए यहाँ पे पास 1 आ रहा है, b जो है ना वो 6 के इक्वल होगा और c जो है वो 3 के। सिंपल फार्मूले में पुट करें और फाइनल आंसर फाइंड कर लें। फिर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट का। आपके पास जो ये फार्मूला है ना फैक्टराइजेशन का, इसमें जो स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac आ रहा है ना वो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अगर इसमें आपने सिर्फ ये चीज़ फाइंड करनी होती है, b² माइनस 4ac। कहते हैं कि अगर आपके पास b² जो है ना माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि अगर आप जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आपके पास 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास रियल सोल्यूशंस आ रहे हैं दो। अगर इक्वल आ जाता है 0 के, इसका मतलब है कि आपके पास एग्जैक्टली 1 रियल सोल्यूशन आ रहा है। और अगर लेस देन आता है 0 से आंसर तो इसका मतलब है कि कोई रियल सोल्यूशन इसका नहीं है। अब ये सवाल दिया और इसमें कंडीशंस बताई हुई हैं, जैसे देखिए आपने वैल्यूज़ ली ना पुट की b² माइनस 4ac में फर्स्ट में, तो 17 आंसर आ रहा है ग्रेटर देन है जो कि 0 से, तो इसका मतलब है 2 डिस्टिंक्ट रियल है। दूसरे में 16 माइनस 16 के 0 आ रहा है, ये आपके पास एग्जैक्टली 1 रिलेशन बन रहा है रियल सोल्यूशन। और थर्ड में क्या है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो नो रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं आपका रिप्लाई करूँ। और आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।